इस सवाल को देखिए, और इसी से रिलेटेड और भी चीजें आएंगी। अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है, पहले तो ये शर्त है कि वो एनालिटिक है, तो हम क्वासी रीमान का यूज कर लेंगे। और उस फंक्शन का जो मॉड है, मॉड ऑफ एफ जेड, वो कांस्टेंट है। अब आप ध्यान दीजिए, मॉड्यूलस अगर कांस्टेंट हो तो फंक्शन का कांस्टेंट होना जरूरी नहीं है इन जनरल, लेकिन अगर वो एनालिटिक है ना तो जरूरी है। ध्यान दीजिए क्या कह रहा हूं। अगर आपके पास सपोज 1 + i e⁻, आई अल्फा ले लेता हूं। अल्फा कोई रियल नंबर है। सपोज मेरे पास ये फंक्शन है, तो आप इसको एक बार देखिएगा। इसमें मॉड लेंगे तो e⁻i अल्फा का मॉड 1 होगा, और 1 + i का √2। तो ये फंक्शन मॉड ऑफ एफ जेड अगर आप लेंगे तो √2 आ जाएगा। फंक्शन कांस्टेंट है या मॉड कांस्टेंट है, ध्यान दीजिए। तो मॉड तो कांस्टेंट है, लेकिन फंक्शन तो वेरी कर सकता है। लेकिन अगर फंक्शन एनालिटिक हो तो क्या शर्त लगा रहे हैं कि मॉड्यूलस कांस्टेंट होने पर फंक्शन भी कांस्टेंट हो। मैं समझा पाया क्या कह रहे हैं? यस सर। हाँ। तो काफी शानदार क्वेश्चन है, और इसके जो इम्पोर्टेंस उस पर गौर कीजिए। तो मैं ले लेता हूं, लेट एफ जेड इक्वल टू u + i v इज एनालिटिक। एक कोई डोमेन होगा, और उस डोमेन के अंदर हम उसको, मैंने आपको पहले भी कहा, नॉर्मली हम कई बार नहीं भी लिख रहे हैं तो यहाँ हम लोग रीजन की बात करते हैं। रीजन का मतलब समझिएगा कॉम्प्लेक्स में, और वो ओपन सेट होगा और कनेक्टेड होगा। ओपन प्लस कनेक्टेड। तो कनेक्टेड आपने एनालिसिस में पढ़ा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो आप पढ़ लेंगे एनालिसिस पढ़ते हुए। ओपन सेट तो पढ़ ही लिया हो, जो अपने हर पॉइंट का नेबरहुड हो, या जिसका हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हो। एफ जेड आपके पास u + i v आपके पास एनालिटिक फंक्शन है। तो इसका मतलब हुआ कि जहां पर ux लिखना होगा वहां vy लिखा जा सकता है, और जहां uy लिखना हो वहां -vx लिखा जा सकता है। ठीक हो गया। अब गिवन क्या है, ध्यान दीजिए। एक चीज और दे रखी है कि जो फंक्शन है उसका जो मॉड है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब हुआ मॉड ऑफ u + i v, मान लो c, मान लो से। तो यहां से आप u² + v², अंडर रूट आएगा तो c होगा, तो c² कर लीजिए, आपके पास c आएगा। अगर आप ये दिखा दें कि जो u है वो ना तो x का फंक्शन है और ना y का, दोनों में से किसी का नहीं है, तो u कांस्टेंट होगा या नहीं फिर? x का फंक्शन भी नहीं है u, y का भी नहीं है, मतलब कॉम्प्लेक्स में दो ही वेरिएबल होते हैं एक्स वाई। तो u कांस्टेंट हुआ या नहीं हुआ? यस सर, हुआ सर। यस सर। अगर यही काम आपने v के लिए भी दिखा दिया कि v और u दोनों ना तो x के फंक्शन है ना y के, तो u और v दोनों एब्सोल्यूट कांस्टेंट हो जाएंगे। तो u + i भी कांस्टेंट हो जाएगा, तो एफ जेड भी कांस्टेंट हो जाएगा, ये दिखाना है। चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, एक्स लिख लेते हैं। पहले एक्स के रिस्पेक्ट में करिए, तो 2u del u अपॉन del x, 2v del v अपॉन del x इक्वल टू 0। क्योंकि राइट साइड में तो कांस्टेंट है सी, तो ये बन जाएगा u × ux प्लस v × vx इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3।
वाई के रिस्पेक्ट में कर लीजिए। तो टू वी, नहीं टू यू, डेल यू अपॉन डेल वाई, टू वी डेल वी अपॉन डेल वाई इक्वल टू जीरो, और यू यू वाई प्लस वी वी वाई इक्वल टू जीरो। इसको बदल देते हैं, यू तो ठीक है, यू आई थी जो क्या लिख सकते हैं बच्चों इक्वेशन वन से? माइनस वी एक्स और वी वाई थी जो पर यू यू सर एक्स। ये यू एट्स जीरो। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस यू वी एट्स प्लस वी यू एट्स इक्वल टू जीरो। इक्वेशन नंबर फोर। अगर मैं थ्री और फोर को स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दूं, थ्री एंड फोर, तो देखिए प्लीज, थ्री में पहली टर्म क्या मिली? यू स्क्वायर यू एट्स स्क्वायर, वी स्क्वायर वी एट्स स्क्वायर, और यहाँ फोर्थ में यू स्क्वायर वी एट्स स्क्वायर, वी स्क्वायर यू एट्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। इक्वेशन थ्री में और फोर में स्क्वायर करके जोड़ रहे हो तो प्लस टू ए बी और माइनस टू ए बी वाली टर्म कैंसिल हो जाएंगी। आप इसके फैक्टर करिए तो आपको ऐसा मिल जाएगा, ये कोई बड़ा काम नहीं है, आप कर सकते हैं। यू एट्स स्क्वायर प्लस बी एट्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। लेकिन यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो सी स्क्वायर है, तो सी स्क्वायर यू एट्स स्क्वायर प्लस वी एट्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो आपको केवल यू एट्स स्क्वायर प्लस वी एट्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो ये स्क्वायर का सम है और जीरो है यहाँ पर। यू एक्स का मतलब डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो इससे क्या समझ में आया? यू एक्स भी जीरो होगा, और सर यू भी कांस्टेंट, वी भी कांस्टेंट। नहीं, इसका मतलब यू इज नॉट अ फंक्शन ऑफ यू एंड बी दोनों, इसी जो आर नॉट अ लगाओगे, फंक्शन। नॉट फंक्शंस ऑफ एक्स। तो यू और बी एक्स के फंक्शन तो नहीं है, ठीक है। आप जरा इक्वेशन थ्री और फोर पे गौर कीजिए, मैंने क्या किया था, सफिक्स में दो एक्स ले आया था दोनों में, फोर्थ वाले को भी मैंने एक्स वाला बना दिया था। इसी तरह से क्रॉसी रीमान से सब मैं वाई में ले आता, तो ऐसे ही क्या प्रूफ हो जाता? नॉट नॉट फंक्शन सर ऑफ यू और वी वाई। वाई के फंक्शन में। हाँ, इसी तरह से बेटा आप सिमिलरली यू वाई और वी वाई ऐसा भी कर सकते थे, दोनों वाई में ले आते और फिर स्क्वायर करके जोड़ देते, कर लेना। तो यू ना तो एक्स का फंक्शन है ना वाई का, तो यू कांस्टेंट, वी भी कांस्टेंट, तो यू प्लस आई भी कांस्टेंट, तो एफ जेड भी कांस्टेंट। ये इन जनरल नहीं होता, ध्यान रखिएगा, ये तभी पॉसिबल है जब क्रॉस रीमान लगाएं, मतलब जब फंक्शन एनालिटिक हो तब ऐसा होता है। ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, महसूस करने वाली बात है कि आप कितना चीजों को सीरियसली रियलाइज कर सकते हैं कि कहा क्या गया है। अगर आपके पास कोई ऐसा फंक्शन है जो एनालिटिक है और जिसका मॉड अगर कांस्टेंट है, तो ये गारंटी है कि वो फंक्शन कांस्टेंट होगा। यहां तक क्लियर है? यस सर। यस सर। अच्छा, तो यहां से दूसरी बात, अगर मैं मॉड्यूलस चीजों पर आर्ग्यूमेंट ले लूं तो कांस्टेंट मॉड्यूलस लिखा था, अगर इस चीजों में आर्ग्यूमेंट ले लूं
आर्ग्यूमेंट समझते हैं आप लोग? कॉम्प्लेक्स नंबर को जब आप लिखते हैं तो जेड इक्वल टू, एक तो मॉड मॉड जेड होता है, टू द पावर क्या होता है, थीटा। आर्ग्यूमेंट जेड, ये है ना? आइए आर्गुमेंट। यस सर। यस। हाँ, तो अगर मैं कांस्टेंट आर्ग्यूमेंट लिखूं तो भी ये कांस्टेंट ही होगा। दूसरा सवाल, किसी एनालिटिक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, एनालिटिक है, तो चाहे मॉड कांस्टेंट हो चाहे आर्ग्यूमेंट कांस्टेंट, अगर इनमें से एक भी कांस्टेंट हो जाए, या तो आर्ग्यूमेंट या मॉड, ओवरऑल पूरा फंक्शन कांस्टेंट होगा। आर्ग्यूमेंट वाला आप लोग प्रूफ करके मुझे भेजेंगे, खुद करें, किसी किताब से पढ़ें, इंटरनेट से कहीं से देखें, तो आप इसे करेंगे। और दोनों याद रखेंगे आप, दोनों चीजें, कि ये प्रॉपर्टी सामान्य फंक्शंस के लिए नहीं है, हर कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन के लिए नहीं है, केवल एनालिटिक जब है तब ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है कि या तो मॉड्यूलस कांस्टेंट हो या आर्गुमेंट। इतना पर्याप्त है ये बताने के लिए कि पूरा का पूरा फंक्शन ही कांस्टेंट हो जाएगा। अरे भाई, समझ में आया या नहीं आया? गेट में नॉर्मली इसमें से क्वेश्चन पूछे जाने की परंपरा रही है। हाँ, हेलो, यहाँ तक यस क्लियर सर। है? यस सर। यस। यस सर। यस सर। ठीक है। चलो बच्चों, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये काफी शानदार क्वेश्चन और है जो हम सबको ढंग से आना चाहिए। आर्ग्यूमेंट और ये वाला तो ठीक है, जो नेक्स्ट है, एफ जेड इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर, ये इसकी एनालिटिक होने की कंडीशन बतानी है। ये बहुत अच्छा सवाल है, कई चीजें सिखाएगा। डिस्ट्रेस इट्स एनालिटिसिटी, इतना ही लिख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम एफ डैश जेड अगर माने, तो एफ डैश जेड क्या होगा, आप सोचिएगा, एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन डेल्टा जेड, वेयर लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो। तो बच्चों अब आप ही लोग रखो, वैल्यू बताओ तो, लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो, एफ जेड प्लस डेल्टा जेड क्या होगा? जेड प्लस जेड डेल्टा प्लस जेड का मॉड का डेल्टा स्क्वायर। जेड मॉड स्क्वायर माइनस डेल्टा जेड मॉड स्क्वायर अपॉन डेल्टा जेड। हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, मॉड जेड स्क्वायर का मतलब जेड जेड बार, ऐसा पढ़ाया होगा कहीं ना कहीं। यस सर। तो डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो, ऊपर वाले को लिख लीजिए, मॉड हटा लेते हैं, जेड प्लस डेल्टा जेड और जेड बार प्लस डेल्टा जेड बार माइनस जेड जेड बार अपॉन डेल्टा जेड। तो लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो, इसको जब ऊपर वाले को खोलोगे तो जेड जेड बार ही आएगा, एक तो वो कैंसिल हो जाएगा, मैंने लिख रहा हूँ, फिर जेड इंटू डेल्टा जेड बार प्लस डेल्टा जेड इंटू जेड बार प्लस डेल्टा जेड डेल्टा जेड बार। नॉर्मली दो डेल्टा जहां लग जाए हम लोग उसे इग्नोर कर देते हैं, मैथ्स में ऐसा कई बार हो गया। तो लास्ट टर्म को छोड़ भी दें तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता।
डेल्टा इतना छोटा है जितना छोटा सोचा जा सकता है, उसको दूसरे डेल्टा वाले टर्म से डिवाइड कर देंगे अगर आप, तो ये आ जाएगा जेड, डेल्टा जेड बार अपॉन डेल्टा जेड प्लस जेड बार। लास्ट रो तो ठीक है, डेल्टा जेड हट भी जाएगा, डेल्टा जेड बार भी टेंडिंग टू जीरो ही आएगा। इस लिमिट पे ध्यान दीजिए बच्चों। इस पे क्या विचार है आप लोगों का, थोड़ा इस पे सोचिए तो। कुछ सोच पा रहे हो तो आप बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। सर जेड प्लस जेड बार आ रहा हम्म। है, रियल पार्ट सर, ट्वाइस ऑफ हम्म। रियल पार्ट ऑफ जेड। नहीं, डेल्टा जेड बार अपॉन डेल्टा जेड भी तो है। सर वो डेल्टा जेड बार जो होगा सर, सर अगर हम ऊपर नीचे डेल्टा जेड से आप मल्टीप्लाई इसको देखिए करें ना, अगर। एक मिनट, इसको ऐसे कर लेते हैं बेटा। लिमिट डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई, इसको ऐसे तोड़ लेते हैं चलो। ये टेंड्स टू जीरो, जेड मतलब एक्स प्लस आई आयोटा वाई, डेल्टा एक्स डेल्टा आई डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई प्लस एक्स माइनस आयोटा वाई। ठीक है, आप कोई दो पाथ ले लो, मैंने क्रॉसी रीमान में भी लिए थे वैसे ही यहां भी कर लेते हैं चलो। एट में ऐसा करते हैं, डेल्टा एट से जीरो कर लेते हैं और डेल्टा वाई टेंड्स टू जीरो। दूसरे में डेल्टा वाई इक्वल टू जीरो, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। चलो इस वाले में बताओ यार अब, ये लिमिट हो जाएगी, लिमिट डेल्टा वाई टेंड्स टू जीरो, डेल्टा एक्स तो जीरो कर दिया आपने। ठीक है, तो एक्स प्लस आयोटा वाई, डेल्टा एक्स से जीरो है तो जीरो माइनस आई डेल्टा वाई अपॉन जीरो प्लस आई डेल्टा वाई प्लस एक्स माइनस आयोटा वाई। तो अब अगर आप डेल्टा वाई टेंड्स टू जीरो इसमें लगाते हैं तो आप खुद देख लीजिए, यहाँ पर पहले डिवाइड हो जाएगा, उससे पहले माइनस वन, लिमिट कुछ और आएगी। और अगर आप यहाँ लगाते हैं बाद वाले में डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, तो एक्स प्लस आयोटा वाई, आप डेल्टा वाई जीरो ले रहे हैं तो डेल्टा एक्स माइनस जीरो, डेल्टा एक्स प्लस जीरो प्लस एक्स माइनस आयोटा वाई। आप देखिए दोनों लिमिट वेरी करेंगे, बराबर आएंगी क्या? नहीं सर। बस हो गया। आप ये देखिए कि ये पाथ डिपेंडेंट आ रही है, पाथ डिपेंडेंट, लिमिट डिफरेंट पाथ में डिफरेंट आ रही है, तो ये एनालिटिक नहीं, एनालिटिक नहीं है ये। और इसका और एक बढ़िया तरीका शॉर्ट बताऊं, अगर कभी जेड और जेड बार में ले रहे हैं आप, प्लीज ध्यान दीजिएगा, एफ जेड जिसको आप ले रहे हैं ना, वो जेड बार का फंक्शन नहीं होना चाहिए एनालिटिक होने के लिए। ये लाइन आपको यूजीसी सीएसआईआर नेट और गेट में बहुत मददगार होगी। अगर किसी फंक्शन के एक्सप्रेशन में जेड बार दिख रहा है तो गारंटी है कि एनालिटिक नहीं होगा। तो मैं अगर ये बात जानता था तो मैं डायरेक्टली शॉर्टकट भी कर सकता था, मैं क्वेश्चन को सीधे जेड जेड बार लिख देता। तो प्लीज ध्यान दीजिए, अगर डेल एफ अपॉन डेल जेड बार आप कभी भी करें तो जीरो आना चाहिए, तभी फंक्शन एनालिटिक होगा। डेल एफ अपॉन डेल जेड बार जीरो होना चाहिए। क्या यहाँ डेल एफ अपॉन डेल जेड बार जीरो आता? नहीं सर, जेड है। कितना आ जाता?
सर जेड। Z। हाँ, तो डेल एफ अपॉन डेल जेड बार अगर आप करते हैं तो ये जेड आया था, जो केवल जेड इक्वल टू जीरो पर ही जीरो हो सकता था। तो ये केवल एनालिटिक होगा तो जीरो पर होगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, डिफरेंशिएबल तो होगा। जीरो के किसी भी नेबरहुड में बाकी जो है नॉन जीरो आ जाएगा। तो ये डिफरेंशिएबल तो है जीरो पर, लेकिन एनालिटिक नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जीरो पर तो ठीक है, जीरो का कोई भी नेबरहुड लेंगे तो वहां पर जेड कैसे जीरो लिखेंगे हम, नहीं लिख पाएंगे। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, ये जो फंक्शन है ये बहुत शानदार फंक्शन है, और ये जीरो पर डिफरेंशिएबल है, एनालिटिक नहीं है। इसको हम इस तरह से अगर बीएससी के बच्चे करेंगे तो दो डिफरेंट लिमिट दिखा के करेंगे, और अगर आप किसी कंपटीशन में करेंगे तो ये लास्ट वाला करेंगे, क्योंकि जेड बार के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव जीरो नहीं आ रहा है इन जनरल। तो आप इस अप्रोच से करेंगे। तो अब यार एक छोटा सवाल पूछता हूं, चलो। अगर कहीं पर ये मिल जाए कि एफ जेड इक्वल टू जेड बार, ये फंक्शन एनालिटिक है या नहीं, या कहां पर एनालिटिक है, तो आप क्या कहेंगे? डेल एफ अपॉन डेल जेड बार क्या आएगा? जेड बार के रिस्पेक्ट में करोगे, जेड बार का तो वन आना चाहिए ना। तो ये तो कहीं यस पर सर। भी यस। जीरो नहीं है, तो ये कहीं पर भी एनालिटिक नहीं है फंक्शन। ये फंक्शन कहीं पर भी एनालिटिक नहीं है, एफ जेड इक्वल टू जेड बार। तो ये जेड बार वाला बहुत यूजफुल टर्म है। अगर कोई फंक्शन का जो एक्सप्रेशन है, अगर आपको उसको उसमें लगता है कि जेड बार आ रहा है, या तो बस हो गया, समझ जाइए फिर कि जेड बार के रिस्पेक्ट में तो डेरिवेटिव जीरो आना है नहीं फिर अब। तो डेरिवेटिव जीरो होना जरूरी कंडीशन है एनालिटिक होने के लिए जेड बार के रिस्पेक्ट में। आप लोग समझ पाए क्या कह रहा हूं? यस सर। यस सर। हाँ, सर। तो कोई भी फंक्शन अगर एनालिटिक की बात करते हैं तो जेड बार के रिस्पेक्ट में अगर जेड बार कहीं दिख जाए या मॉड दिख जाए, तो जो मॉड में नॉर्मली जेड बार आ जाता है ना बच्चों, तो मॉड वाला लॉजिक भी ध्यान में समझिएगा। अच्छा, आप लोग इसमें ध्यान दीजिएगा। डब्लू आपके पास कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं तो नोट किए जाने चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की मदद के लिए। डब्लू जो है वो एफ ऑफ जेड है। अगर मैं आपसे डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड की बात करूं तो वो एफ डैश जेड होगा, ठीक है। दोबारा डब्ल्यू इक्वल टू एफ जेड है, और एफ जेड जो है वो यू प्लस वी है। यू और वी एक्स वाई के फंक्शन है। अगर मैं डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स करूं तो वो यू एक्स प्लस आई वी एक्स, दोनों का पार्शियल डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास। आप ये कैसे प्रूफ करेंगे कि टीचर कभी भी डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड और डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स बराबर होते हैं? सवाल ये है, सवाल मेरे दिमाग में फिर बना कि कहना क्या चाह रहा हूं मैं पहले। सब ये कहना चाह रहा था, किसी भी डब्ल्यू एक ही है, मैंने एक जो बड़ा एक जो छोटा जैसा बना दिया, वो डब्ल्यू एक ही है दोनों तरफ। डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स या डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड बराबर कैसे होते हैं? सर जब इमेजिनरी पार्ट जीरो। That is function of x. हम्म।
सर जब यू एंड वी जो होंगे वो वाई के फंक्शन नहीं होंगे। फिर तो पार्शियल का मतलब ही नहीं हुआ ना। हम्म। फिर तो सीधे ही हुआ। ये इन जनरल बराबर है, यही तो प्रूफ करना है कि डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड और डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स बराबर होते हैं। हम इसको कई बार इंटरचेंज कर देते हैं क्वेश्चंस में। बीएससी फाइनल वाले बच्चे भी जुड़े हैं कोई? यस सर। यस सर। यस सर। आप लोग, अच्छा कई लोग हैं। आप लोगों ने कैसे पढ़ा है, किस तरह से प्रूफ किया? मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक, याद आ गया। देखो बेटा, W इक्वल टू एफ जेड है, तो यहाँ से एक एक लाइन के प्रूफ है। डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड, मैं काफी दिनों बाद पढ़ा रहा होता हूँ तो कई बार ऐसा हो जाता है। एफ डैश जेड, ये तो वही चीज है। दोबारा देखिएगा, W जो है वो एफ ऑफ जेड का मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस आई वाई। अब डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स कहूँ तो ये एफ डैश एक्स प्लस आयोटा वाई। अब अंदर एक्स प्लस आयोटा वाई का 1 प्लस 0 हो जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो 1 ही आ गया। तो ये एफ डैश जेड ही हुआ ना। ठीक है, तो इक्वेशन 1 और 2 में राइट हैंड साइड बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगे। यहीं से एक और निकल जाएगा, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई बताइए प्लीज। एफ डैश एक्स प्लस आयोटा वाई, वाई एफ के डैश जे रिस्पेक्ट में आई होगा क्या? आई। आई टाइम वाई। टू टाइम। आई एफ डैश आई टाइम्स जेड। जेड। तो डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई जो होगा वो आई टाइम्स डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड भी लिख सकते हैं, या आई डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स, ये सब बराबर होते हैं। और एक एक लाइन के हैं, वो यू भी में नहीं तोड़ना था मैंने, केवल एक्स वाई से ही हो जाता। ये यूजफुल है। ऐसे ही पोलर फॉर्म में अगर आपको क्लॉसी रीमान कहने हो पोलर में, तो पहले आप समझिए कि आपने क्या किया है। W इक्वल टू एफ जेड है, आप इसे ऐसे तोड़ लो, U प्लस आई वी। W हो गया एफ जेड का मतलब पोलर में आर ई की पावर आई थीटा। ये आप आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। मैं इसको नए पेज में कर देता हूँ। U प्लस आई वी इक्वल टू एफ आर ई की पावर आई थीटा। आर के रिस्पेक्ट में तो डेल यू अपॉन डेल आर प्लस आई डेल वी अपॉन डेल आर। आर के रिस्पेक्ट में तो एफ डैश आर ई की पावर आई थीटा, जो राइट साइड में है जरा अंदर उसका करिए। आर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो केवल ई की पावर आई थीटा। अच्छा, अब थीटा के रिस्पेक्ट में करिए, डेल यू अपॉन डेल थीटा प्लस आई डेल वी अपॉन डेल थीटा। आर ई की पावर आई थीटा, आर ई की पावर आई थीटा का ई की पावर आई थीटा, आई थीटा का आई आवर आ जाएगा। डिवाइड कर दीजिए प्लीज, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, यू आर प्लस आई वी आर अपॉन यू थीटा प्लस आई वी थीटा। बच्चों बताइए, राइट साइड में 2 और 3 डिवाइड होंगे तो क्या क्या कैंसिल होगा, क्या बचेगा? सर आई है। 1 अपॉन आई आर, क्रॉस मल्टीप्लाई यू आर प्लस आई वी आर इक्वल टू 1 अपॉन आई माइनस आई हुआ, माइनस आई अपॉन आर यू थीटा प्लस आई वी थीटा।
माइनस आई अपॉन आर यू थीटा और प्लस 1/r वी थीटा। तो रियल को रियल के बराबर करिए, तो डेल यू अपॉन डेल आर इक्वल टू आ जाएगा 1/r डेल वी अपॉन डेल थीटा और डेल इमेजनरी इमेजनरी वी अपॉन डेल आर माइनस 1/r डेल यू अपॉन डेल थीटा। ये दो आपके, ये दोनों पोलर फॉर्म कहलाएंगे, पोलर फॉर्म ऑफ ट्रिस्टिक क्रोसरी-रीमन इक्वेशंस। क्रोसरी-रीमन इक्वेशन की पोलर फॉर्म है बच्चों। जिन लोगों ने हाइड्रोडायनेमिक्स पढ़ी है वो ये जानते हैं कि लाइन एलिमेंट एक तो डेल्टा आर होता है और एक आर डेल्टा थीटा होता है। ये पहला वेरिएबल है, दूसरा वेरिएबल। तो वो ये समझते हैं कि पहले वेरिएबल ऐसे टू उसमें समझिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कार्टेशियन में डेल यू अपॉन डेल एक्स किया तो आया डेल वी अपॉन डेल वाई बाद वाले के रिस्पेक्ट में थीटा। लेकिन डेल यू अपॉन डेल वाई किया बाद वाले माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो प्लीज ध्यान दीजिए, ये u और v हैं और ये x और y है। ध्यान से देखिए, u का x के रिस्पेक्ट में और v का y के रिस्पेक्ट में नेचुरल था, अगर क्रॉस किया तो माइनस आ गया। अगर जिसको ये समझ में आया, अब यहाँ ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके पास यहाँ एलिमेंट डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई ही होते हैं कोऑर्डिनेट जो कार्टेशियन सिस्टम में। पोलर में ध्यान दीजिए प्लीज। अब मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये u था, ये v था, तो यहाँ r था, यहाँ थीटा था, लेकिन यहाँ जो लेंथ होती है वो डेल्टा आर और आर डेल्टा थीटा होती है। तो अब आप उसी सेंस में सोचिए, तो जो आपने कार्टेशियन में सोचा था, डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल वी अपॉन डेल वाई। तो अब यहाँ क्या लिखना चाहिए उस हिसाब से, डेल यू अपॉन डेल आर डेल आर और डेल वी अपॉन इक्वल आर टू डेल डेल वी थीटा अपॉन आर। ठीक है, और अगर क्रॉस करेंगे डेल यू अपॉन आर डेल थीटा तो माइनस टाइम डेल वी अपॉन डेल आर आ जाएगा। सेंस एक ही है दोनों में। अगर इतना समझ में आता है तो आप जो क्रोसरी-रीमन इक्वेशंस हैं वो पोलर फॉर्म में भी इजीली याद कर ले जाए, आप सेंस समझ जाएंगे बस कि अच्छा पहले का पहले के रिस्पेक्ट में और दूसरे का दूसरे के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई माइनस माइनस कुछ नहीं आएगा। लेकिन पहले का दूसरे के रिस्पेक्ट में और दूसरे का पहले के रिस्पेक्ट में करेंगे तो बीच में माइनस आएगा बस। बच्चों ये लाइन समझा पाया मैं आप लोगों को? यस सर। यस यस सर। सर। हाँ, तो ये आपका क्रोसरी-रीमन इक्वेशन से हैं जो आपको हमेशा चाहिए, बहुत सारे। जो बीएससी वाले बच्चे हैं उनको एमएससी में बहुत जरूरत पड़ेगी, बीएससी में तो पढ़ ही रही होगी, और जो एमएससी वाले हैं वो समझ रहे होंगे कि हाँ एप्लीकेशन ऐसे ही होता है चीजों का। तो अभी इसमें इतना ही करते हैं, कुछ चीजें नेक्स्ट क्लास में करनी है।